तो वेलकम बैक बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय यूपी पीसीएल में अकाउंट असिस्टेंट आरओ एआरओ से जुड़े हुए सिलेबस में। और आज की क्लास में मैं जो दो तीन टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक नॉर्मली ऑब्सोल्यूटेड होते हैं, लोग इसको छोड़ देते हैं या फिर इसका कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन आपको शायद हर पेपर में इससे सवाल जवाब जरूर मिलेंगे, मतलब इससे 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आज की जो आधे घंटे की क्लास होगी इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ये लेकर जाएगा। तो देखिए क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा सा रटने वाले सवाल हैं। पहला चीज जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है नेटवर्किंग कमांड्स पर। आप लोगों ने ध्यान हो, आप लोगों को लास्ट क्लास में नेटवर्किंग के अलग अलग टाइप के बारे में बताया था, खासकर ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था जो कि हम लोग अलग अलग स्टेजेस वाइज यूज करते हैं। नेटवर्किंग में आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए गए थे, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो होते हैं, जिन्हें कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज, उनके बारे में भी बताया था। हो सकता है इस वीडियो को बहुत सारे लोग बाद में देखें, या फिर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सिस्टमैटिक नहीं देख पा रहे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप अपनी क्लासेस को हमेशा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली ही फॉलो करें। अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को 20 से रैंडमली क्लासेस देखेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। मैं जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं उसमें ये वाला थंबनेल लगाता हूं, तो आपको इससे पता चल जाएगा। इसमें 1 2 3 करके जो क्लासेस हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी क्लासेस भी हैं जो मेरे पास ओ लेवल की रिकॉर्डेड हैं, तो वो मैंने एक्स्ट्रा अवेयरनेस के लिए बीच में आपको डाल दी है, ताकि अगर आपको और डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 9 10 11 12 है। उसके बाद विनवर्ड की क्लासेस चालू हो गई, क्योंकि आपके उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, तो वो हम लोगों ने ऑनलाइन में तो पढ़ा ही है, प्लस पूरा वर्ड डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी हैं। तो आप लोग अगर और बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो उन बीच बीच वाले वीडियोस को बिल्कुल मत मिस करिएगा। इस क्लास को पढ़ने के पहले मैंने सभी लोगों को 2 दिन पहले आप लोगों को ये 2 3 क्लासेस एक्स्ट्रा भेजी थी, जिसमें नेटवर्किंग की टाइप ऑफ टोपोलॉजीज और उनके बारे में बात किया था। आप इसको जरूर फिनिश कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को रिंग बस टोपोलॉजीज और डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज जो है, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओएसआई मॉडल हम लोगों ने अभी हालिया फिनिश किया है, नेटवर्किंग डिवाइसेस फिनिश किए हैं, और उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं जो अब हम फिनिश करेंगे। इसके बाद तुरंत बाद आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली मंडे से सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स चालू हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेटवर्किंग कमांड्स की। आप लोगों को नेटवर्किंग में कुछ कमांड्स दिए जाते हैं, और ये डॉस बेस्ड कमांड है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि नेटवर्किंग में आपका सिस्टम कनेक्ट है कि नहीं है, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो डॉस खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट के अंदर रन पे जाइए और यहां लिख दीजिए CMD। आपके सामने डॉस की स्क्रीन आ गई। इस डॉस वाली स्क्रीन पर अगर आप लोगों को पहला कमांड जो दिया गया है वो है पिंग। पिंग लिखिए और किसी भी आईपी का नाम लिख दीजिए। आईपी एड्रेसेस आपको पढ़ाए गए हैं, आपके नेटवर्क में जो लोकल आईपीज हैं आप उसका नाम डाल दीजिए। अगर आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर या जिस आईपी को आप डालेंगे उससे जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पिंग का रिटर्न आपके पास आने लगेगा, और अगर नहीं जुड़ा है तो आपके स्क्रीन पर पिंग नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए पिंग, और आपने ये आईपी लिख दी। अब ये आईपी क्लास 3 की है, क्लास सी की है, एक तरह से 192.168.0.1। आपका सिस्टम इस आईपी को पहले पिंग करेगा, यहां से सिग्नल्स भेजेगा और फिर सिग्नल्स का रिटर्न दिखाएगा अगर कनेक्ट होगा। तो ये अक्सर यूज करते हैं हम लोग। मैंने भी यहाँ पे लिखा पिंग, और अपनी किसी आईपी कंप्यूटर का एड्रेस डाल देता हूं। जैसे मेरे यहाँ पे एक आईपी कंप्यूटर चल रहा है ये, लेकिन अभी सिस्टम लैब के ऑफ है, तो आप देखेंगे यहां से कोई भी डेटा रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपको यहां पे दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, कोई डेटा नहीं आ रहा। मैं नेटवर्क के किसी आईपी को ले लेता हूं जो एक तरह से इंटरनेट से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं जीमेल के आईपी को पिंग करता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि जीमेल वाले सर्वर से मेरे पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 3 बार दिखाता है। मैंने यहाँ लिखा पिंग और gmail.com। आप देखेंगे यहां से जीमेल से मेरे पास 32 बाइट्स, इतने मिली सेकेंड्स में इतने टीटीएल पैकेट्स रिसीव हुए हैं। और इस समय जो करंटली आप देख रहे हैं ये जीमेल का आईपी एड्रेस है जो कि यहां से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह पिंग कमांड से आप पता कर सकते हैं कि आप जिस नेटवर्क में हैं वो नेटवर्क का कंप्यूटर आपको डेटा भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। अगला कमांड है आईपी कॉन्फिग। ये एक ऐसा कमांड होता है जिसकी मदद से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप जिस नेटवर्क में हैं आपका आईपी एड्रेस क्या है।
आपको याद हो मैंने IPv4 IPv6 के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आप लिखिए यहाँ IP config और एंटर मार दीजिए, तो मेरे सिस्टम का IP एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, IPv6 में भी और IPv4 में भी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। सिंपल है। अगला कमांड जो है वो है आप लोगों का SFC स्कैन नाउ। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी सिस्टम फाइल मिसिंग या करप्ट हो गई है, तो आप उसे स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम फाइल में कोई एरर तो नहीं आ रही है। और इसके लिए SFC/स्कैन नाउ करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कमांड्स एडमिन के लिए परमिशन होती है। एडमिन का मतलब समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन होना चाहिए। आप लोगों के कंट्रोल पैनल्स में आप लोगों ने अगर यूजर्स बनाए हैं, तो आप लोग एडमिन यूजर से लॉगिन करिए। जैसे मेरे उसमें अभी मैं एडमिन के अंदर एक दूसरे पार्ट में घुसा हुआ हूं। आप अगर लॉगिन करेंगे तो आप लॉग ऑफ करके एडमिन के अंदर लॉगिन करिए, तो उससे आप लोग ये कमांड यूज कर पाएंगे और ये आपको बताएगा कि आपके सिस्टम की कोई सिस्टम फाइल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो स्कैन करेगा। अगला कमांड है चेक डिस्क। ये डिस्क की एरर्स चेक करता है। यहां पर आपको लिखना है CHK DSK, CHK और DSK, और आप एंटर मारेंगे तो आपके सिस्टम पे पूरी हार्ड डिस्क स्कैन करेगा और चेक करेगा कि हार्ड डिस्क में कोई एरर तो नहीं है। बच्चों आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में डॉस में दो प्रकार के कमांड्स होते हैं। एक कमांड होता है जो कि इंटरनल कमांड कहलाते हैं, जो डॉस के साथ रहते हैं, और एक कमांड होते हैं जिन्हें हम लोग एक्सटर्नल कमांड कहलाते हैं, जो डॉस में नहीं रहते, जो कि आपको बाहर से इंस्टॉल कराने पड़ते हैं। तो अगर इंटरनल कमांड, जैसे कि आप लोग अपने कंप्यूटर में डॉस खोल रहे हैं और यहां पर आप देखते हैं DIR, तो आपको दिखाता है कि ये रही आपके डॉस के कंप्यूटर्स की ये फाइल C ड्राइव की। लेकिन अगर आप लोग इसमें फॉर्मेट या चेक डिस्क कमांड लिखते हैं और अगर आपको दिखाता है बैड कमांड, तो समझ जाइए कि कमांड सही है, लेकिन आपके सिस्टम पे वो कमांड इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए वो आपके सिस्टम पे नहीं दिखा रहा। क्लियर? तो ये दो प्रकार के डॉस कमांड्स हैं। तो चेक डिस्क से हम लोग अपने कंप्यूटर की एरर चेक कर सकते हैं। इसी में एक और कमांड है जिसका नाम है ट्रैकसेट। ट्रैकसेट क्या करता है? ये कमांड एक पैकेट्स के लिए जो भी डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचाता है और मार्क का पता करता है कि आप लोगों का ये जो प्रॉपरली जा रहा है, ये किस IP और किस डोमेन से होता हुआ जा रहा है। देखिए ये लिखते हैं, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैकसेट लिखा और किसी वेबसाइट का नाम लिख दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि ये वेबसाइट किस डोमेन में है और कितने पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, उस वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया कमांड है जिसकी मदद से हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ट्रैकसेट। यानी कि एक प्रकार का ट्रैक करना, पाथ पता करना कि वो वेबसाइट जिस IP पे है या जहां पे स्टोर है, वो डेटा या पाथ प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी की तरह एक और कमांड है जिसका नाम है नेटवर्क स्टेटस। ये बताता है कि आप लोगों के कहां कहां से डेटा आपके सिस्टम पे आ रहा है, किस किस अलग अलग पोर्ट से डेटा आ और जा रहा है, कौन कौन सी साइट से डेटा रिसीव हो रहा है, कौन सी साइट पे डेटा जा रहा है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्क स्टेटस, नेट स्टेटस लिखते हैं। देखिए मैंने एंटर कर दिया, यहां पर मेरे को तुरंत उसने दिखा दिया कि ये है मेरे TCP/IPs, और यहां पर दिखा रहा है कि कौन कौन से लोकल एड्रेस से कनेक्ट हो रहा है, कहां पे स्टैब्लिश्ड है, कहां से डेटा क्लोज हो गया है, सारा का सारा उसने एक तुरंत दिखा दिया इस मोमेंट का। इसके बाद मैं अगर वेबसाइट कुछ और खोलता हूं तो कौन कौन सी वेबसाइट से कनेक्टेड हो रहा है, उससे डेटा आया या डेटा बंद हो गया, वो सारा नेटवर्क स्टेटस पर दिखता है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये डॉस के ही कमांड है, लेकिन डॉस वाले क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे कि MD पूछ लिया, CD पूछ लिया। नेटवर्किंग वाले कमांड्स, क्योंकि अभी हम लोग इंटरनेट वगैरह नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्किंग के इन कमांड्स को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ये तो पहला पार्ट हो गया जो कि आपको जानना जरूरी है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं सेकेंड पार्ट में। ये PDF आप लोगों के उसमें पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट वाली में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगला है हमारा टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स वर्ड का मतलब होता है कि हम लोगों के इंटरनेट में कुछ मापदंड हैं, कुछ एक तरह से कहते हैं वर्ल्ड वाइड नॉर्म्स हैं जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है। यही इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं। पहला स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है जिसका नाम है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। इसका पूरा मतलब समझ लीजिए क्या है। द IETF इज एन ओपन इंटरनेशनल कम्युनिटी। बच्चों ओपन इंटरनेशनल मतलब होता है कि ये किसी भी एक कंपनी का प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि आपका विंडोज क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोप्राइटरी राइट या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता, उसको हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल के रूप में यूनिक्स या लिब्रा, देखिए यहां लिखा भी है, ये ओपन ऑफिस है और इसीलिए इसको आप कहीं से भी नेट से डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई भी लाइसेंस नहीं खरीदना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको जेन्युइनली उनका लाइसेंस परचेज करना होता है, तो वो ओपन सोर्स नहीं, उन्हें हम क्लोज सोर्स या फिर उनको प्रॉपर्टरी राइट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये IETF क्या है? ये एक ओपन सोर्स या ओपन इंटरनेशनल कम्युनिटी है which develops and operationals of a internet and its architectures। ये हमारे इंटरनेट के जितने भी ऑपरेशंस हैं और उनकी आर्किटेक्चरिंग है, इनको कंसर्न करते हैं, इन पर बात करते हैं। It was formed, established by a Internet Architecture Board in 1986. IETF meets 3 times a year. Much of its on-kind work is conducted via a mailing list of working। कुल मिलाकर ये एक ऐसी संस्था है जो ओपन सोर्स काम करती है। साल में 3 बार इनके वर्क टुगेदर होता है और उसके बाद वो उसी मुद्दे पर बात करते हैं कि अब क्या इंटरनेट में और क्या स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देना होगा। The IETF Internet Engineering Task Force is a body that defines standard internet operational protocols such as TCP। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो ये डिफाइन करती है कि अब TCP/IP जैसे अच्छे और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस में और बेहतरीन प्रोटोकॉल्स कौन से लाए जाएं। The IETF is a surprise by the Internet Society Internet Architecturing Board। IETF members are drawn from the Internet Society individuals and और कुल मिलाकर आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके जो बोर्ड्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, ये आप कोई भी आदमी इसमें एज ए पार्टिसिपेट कर सकता है और ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्रिएट करती हैं। अब इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो एक आएगा कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या है IETF का, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हमारा जो अगला टॉपिक्स है ये इन्हीं के द्वारा तय होता है। दूसरा सवाल एक और भी आएगा कि इस कंपनी या ये यूं कहिए कि ये जो है ये ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। कुछ चीजें छोटी छोटी और ध्यान रखिएगा कि ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिविटी सपोर्ट मिलता है इनको। ये सिंस 1993 में ऑपरेट हुआ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट फंक्शंस के द्वारा और हमारी इंटरनेट सोसाइटी और इन सभी चीजों में काम करती है और एक प्रकार की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर करती है। इसमें कोई भी आदमी एज ए एम्प्लॉय और ऐसे मेंबर्स के रूप में ज्वाइन कर सकता है, कोई भी आदमी वॉलंटरी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट भी कर सकता है। अगला जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। IEEE, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, is professional associate with the corporate office New York and it operations center in a Piscataway, New Jersey. It was formed in 1963 from the American Institute of Electronic Engineering and the Institute of Radio Engineering. Today the world's largest association। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने देखा था ऊपर कि वो एक इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसी तरीके से ये भी एक संस्था है, लेकिन ये संस्था हमारे नेटवर्किंग के नॉर्म्स डिसाइड करती है। अगर आप लोग इनकी वेबसाइट चेक करें तो मैं आपको दिखा देता हूं, IEEE लिखिए और देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निक, ये आ जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नीशियन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द स्टैंडर्ड्स या एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में वो नॉर्म्स डिक्लेयर करते हैं। और आगे थोड़ा पढ़ते हैं, ये है क्या, ये एक बेस्ट नोन डेवलपिंग स्टैंडर्ड है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के। ये तय करते हैं कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में सबसे बेस्ट नॉर्म्स क्या होने चाहिए। इनके नॉर्म्स इस तरीके से लिखे होते हैं, IEEE 802 स्टैंडर्ड। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इनके नॉर्म्स हैं जिनके आधार पे पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों को या अलग अलग कंपनीज को काम करना होता है, आगे के इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट करनी होती है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। IEEE stands affect a wide range of industries, power, ये इन सभी के लिए नॉर्म्स डिक्लेयर करती है। और देखिए इन 2013 IEEE has a 900 एक्टिव स्टैंडर्ड्स, इन्होंने 900 स्टैंडर्ड्स बनाए थे विथ ओवर 500 स्टैंडर्ड अंडर डेवलपमेंट।
500 तो अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे खासकर IEEE 80T, ये 802 वाला जो है, ये पूरे स्टैंडर्ड का नाम है IEEE 802, ये लैन और मैन के लिए बनाए गए हैं। IEEE 802.3 ये अथरनेट के लिए है, और IEEE 802.11 ये वायरलेस के स्टैंडर्ड्स हैं। अब अगर आज के डेट में किसी भी कंपनी को वायरलेस डिवाइस बनाना है तो वो इन्हीं के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेगा। तो ये स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स के नाम आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड अथरनेट के लिए है, कौन सा लैन के लिए है, और कौन सा वायरलेस के लिए है। इसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी प्रॉपर एक PDF फाइल बनाई है, और इसको जरूर पढ़िएगा। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूं। तो ये तो आपको पता चल गया, IEEE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स है, जिनके कई सारे 800 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। हर एक स्टैंडर्ड अलग अलग नेटवर्किंग और उससे जुड़ा हुआ है। इन स्टैंडर्ड्स के कुछ नॉर्म्स हैं जो सभी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। अब मैं एक पूरी लिस्ट दी है मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड्स की, कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए है, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने। देखिए इसमें दिया है 802 है, लैन वैन के ऊपर है। 802.1 जो है वो रिमोट मीडिया एक्सेस यानी मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है। 802.3 अथरनेट के स्टैंडर्ड है, ये टोकन पास बस के लिए है। तो सभी के स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हैं, आपको सब मत पढ़िए। जैसे कि ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ का भी स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है, वो इसे ये कहते हैं। तो हम लोगों को इन स्टैंडर्ड्स में जो 2-3 स्टैंडर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो आपको देखने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 802.3। ये स्टैंडर्ड जो है ये अथरनेट बेस, अथरनेट मतलब जिनमें लैन कार्ड लगा होता है, और इसका इस्तेमाल होता है लैन नेटवर्क के लिए, जो केबलिंग के थ्रू हम लोग करते हैं। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको 802.3 कहा गया है। इनमें फिजिकल लेयर होती है और मैक एड्रेस का इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझिए, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 802.3, अब इसमें भी कई जी हैं, 802.3, 802.3 सॉरी 802.3i, 802.3i-j। तो आप लोगों को ये 4 स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो 802.3 के हैं। अब इन चारों में अलग अलग है, ये स्टैंडर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो आपको पता चल गया कि 802.3 जो है ये लैन के लिए है, और इसी में आगे आपको मिलने वाला है, और वो है 802.11, ये वायरलेस लैन के लिए है, यानी वाईफाई के लिए यूज होता है। ये आगे है, इसके भी अंदर आपको 4 मिलेंगे। अब पहले हम लोग 802.3 वाले पे देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 802.3 जो है ये वायर्ड नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए, जिनमें सबसे पहला जो है ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड जब शुरुआत हुआ तो ये 10 बेस 5 के लिए हुआ। 10 बेस 5 क्या है इसको समझिए। ये एक प्रकार की केबल की कैटेगरी होती है। मैं आपको दिखा देता हूं केबल कैटेगरीज, क्योंकि नेटवर्किंग करेंगे। 10 बेस 5, 5 था या 2 था, सभी हैं। 10 बेस 5 वाला है। देखिए ये है 10 बेस 5, और अगर आप लोग गौर करें तो उनकी ये इस तरह की केबल्स होती हैं, ये होती हैं 10 बेस 5 वाली केबल्स। आप लोगों को 10 बेस 5 केबल्स जो मिलेंगी, अगर ये केबल्स के स्टैंडर्ड मतलब केबल्स का नाम मान लीजिए एक तरीके से, तो अगर आप लोग इन केबल्स में देखेंगे, ये भी एक बकायदा कई सारे डिवाइसेस के लिए लगाई जाती थी पहले, और इन केबल्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ओरिजिनल केबल्स के इसके लिए यूज होती थी। इट इज यूज फॉर सिंगल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल अगर आपने नहीं देखी तो आप अपनी डिश की तार देख लीजिए। डिश वाली तार जो होती है उसमें एक तार के अंदर दूसरी तार होती है, उसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, और उसके अंदर ड्रिल करके ड्रिलिंग कोर होता है। इस पूरे का मतलब समझिए 10 बेस 5 का 10 इज द मैक्सिमम थ्रू आउट, यानी कि इसमें 10 एमपीबीएस तक की स्पीड जा सकती है इस केबल में। ठीक है, और 5 रिफर टू द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ, यानी कि 500 मीटर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 बेस 5 का मतलब ये है। फिर से समझिए, अगर 10 बेस 5 केबल, मैंने अभी अभी आपको केबल दिखाई, ये है आपके पास 10 बेस 5 केबल, और इस 10 बेस 5 केबल के अंतर्गत ये रही केबल, ये भी दिख रही होगी आपको, ऐसी भी दिख रही होगी, इस तरह की है। इसमें एक ही केबल अंदर रहती है। आपके पीछे जो घर पे टेलीविजन है उसमें आपको ये दिखाई दे रही होंगी। इसमें आप लोगों को 10 का मतलब है इसमें 10 एमपीबीएस तक की मैक्सिमम स्पीड जाएगी, और 5 का मतलब 500 मीटर तक की लेंथ आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर?
तो ये है आपका IEEE 802.3 जो कि 10 बेस 5 के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। फिर 802.3A, दिस गिव द स्टैंडर्ड ऑफ थिन कोएक्सियल, अब 10 बेस 2 केबल में यूज होने लगा। और दिस इज अ थिनर वैरायटी ऑफ द सेगमेंट, ये कोएक्सियल केबल ही है लेकिन इसमें पहले के कंपेरेटिव पतली होती है, और 2 का मतलब यहां 200 मीटर तक हो गई। तो ठीक है, तो समझ आ गया। अब 10 बेस 2 केबल देखने में आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे 10 बेस 5 थी। देखिए ये ऐसी होती है 10 बेस 2, इस तरह की है, बस इसकी केबल्स का साइज पतला हो गया और लेंथ की ड्यूरेशन, यूं कहिए कि लेंथ 200 मीटर तक की कवर करने के लिए सक्षम है ये। इसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया ये। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड आपका, पहली चीज ये स्टैंडर्ड जो है ये वायर्ड लैन केबल के लिए है, इससे कनेक्टेड केबल ये यूज होती है। और 10 का मतलब 10 Mbps स्पीड हो गई जो इसमें मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। बेस 2 का मतलब 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं। बोला गया 185 प्रिसाइज है। इसी में अगला आ जाता है 802.3i, ये 10 बेस T केबल के लिए यूज होती है। इज यूज फॉर ट्विस्टेड, टी का मतलब होता है इसमें यूडीपी केबल लगती हैं। दिखा देता हूं आपको 10 बेस T, ये केबलें कैसे दिखती हैं। देखिए ये ऐसी केबलें होती हैं ट्विस्टेड केबल, अंदर से आपको इस तरह की ये दिख रही होंगी। ये देखिए तीनों केबलें आपको दिखने लगी। ये 10 बेस 5 है, 10 बेस 2 है और ये 10 बेस T है। ये मोटी है, थिकर है, ये थिनर है, और इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर, अंदर आपको लच्छे मिलेंगे, 4 के पेयर होते हैं, यानी टोटल 8 तारे मिलेंगी इसमें। तो ये शील्डेड होती हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ट्विस्टेड पेयर, अंदर से लिपटी होती हैं। तो ये आप लोगों की 10 बेस T केबल्स कहलाती हैं। क्लियर। और इसके अंदर वही है 10 बेस। अब 10 की जगह आजकल की डेट में 100 बेस, 100 बेस का मतलब आप समझ गए, हम लोगों को इसी में यू लगा दिया जाए तो ये आप लोगों की 100 बेस TX केबल यूज होने लगेगी, जो आजकल की काफी सारी जगह यूज होती है क्योंकि इसमें 100 Mbps तक का ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी में आई नहीं है, ये जे है। अगला है 802.3J, ये आप लोगों की अथरनेट ओवर फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के लिए यूज होने लगी हैं, जो आजकल के जियो वगैरह सब यूज करते हैं। और अगर आप इन केबल्स को देखें तो इसमें 10 बेस F लिखा मिलेगा, 10 बेस F फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। देखिए ये है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, और आज के डेट में आप लोगों को ये केबल्स यूज करने को मिलेंगी। ये है 10 बेस F केबल्स। कभी आप लोगों के घर में ब्रॉडबैंड लगे एयरटेल वगैरह का, तो उसमें ये केबल पीछे लगी हुई दिखेगी, पतली होती है, बहुत ही पतली। आपको मैं दिखा देता हूं, इतनी पतली सी रहती है और आपको लगेगा इससे डेटा जाएगा कैसे। ये देखिए ऐसी होती है, और इसके अंदर से वही ऑप्टिकल फाइबर्स होती है, इसके अंदर वही रेड कलर, आपको याद हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऊपर मैंने ये पूरा बताया था। तो यही आप लोगों के बेसिकली यूज होती है आज की डेट में ब्रॉडबैंड्स के लिए। तो ये सारे नॉर्म्स जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग है। तो आपको ये टेबल याद हो गया होगा, 10 बेस 5 जो पहली वाली बताई थी, ये कोएक्सियल के लिए, ये थिन कोएक्सियल के लिए, ये यूडीपी केबल्स के लिए, और ये फाइबर ऑप्टिक्स के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड समझ आ गए IEEE 802.3 के, ये वर्जन्स हैं। इसी में अगर हम लोग, अब इनके भी है काफी सारे, देखिए इस तरीके से इन्होंने ब्रॉडबैंड दे रखा है इसका, कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, तो डेटा ट्रांसफर होने के लिए, ये वैसे हमारे काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कभी भी डेटा केबलों में जाता है तो उसमें भाई 1010 बाइट्स या बिट्स के फॉर्म में ही रहेगा। तो शुरुआत के जो 4 बाइट होते हैं ये प्रिमेबल होते हैं, जो कि अलर्ट और टाइमिंग पल्स देते हैं। फिर अगला जो है वो स्टार्ट फ्रेम होता है, फिर अगला जो बाइट यूज किया जाता है, यानी कि आपकी जो केबल्स में बैंड जा रहा है वो इस तरीके से बाइट्स को डिवाइड करके जाता है। उसके बाद डेटा और पैडिंग, यहाँ देखा जाए तो डेटा तो सिर्फ इतना ही है, बाकी एरर डिटेक्शन, कहां पहुंचाना है, उन सब के डेटा पूरा इसमें रहता है। तो ये हमारे उतने खास नहीं है लेकिन मैंने आपकी इंपॉर्टेंस के लिए डाल दिया कि डेटा ट्रांसफर जब केबलों से होता है तो बाइट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। अब अगला स्टैंडर्ड है 802.11, ये वायरलेस लैन के लिए। वायरलेस मतलब कि जिसमें वाईफाई ब्लूटूथ ये सब आ जाते हैं, वाईफाई ही है बेसिकली। तो वाईफाई के लिए जो हमारा सबसे पहला आता है, जिसमें कि हमारे पास 2 क्लाइंट्स के बीच में हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें 802.11 है। इसमें दिया गया है कि ये वायरलेस लैन के लिए यूज होता है, जिसमें 1 से 2 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और 2.4 बैंड्स गीगाहर्ट्ज का बैंड यूज होता है। अब बच्चों इसमें केबल तो होती नहीं है, केबल होती तो हम लोग, आप लोगों का, क्योंकि केबल में डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है। अब ये वायरलेस है
तो वायरलेस में डेटा जो ट्रांसफर होगा वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसमें बैंड्स दिए गए हैं। तो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड फ्रिक्वेंसीज दी जाती है जिससे आप लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई तारें तो होती नहीं है। इसी तरह 802.11a, इसमें आप लोगों का जो एक्सटेंशन है, इसमें आप लोगों का ये भी वायरलेस लैन के लिए है, और इसमें आप लोगों का एक 5 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड भी आपको एम्प्लॉय कर दिया जाता है, और ये 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड जो है वो काफी बड़ा स्पीड देता है उसके कंपेरेटिव। इसी तरह 802.11b, ये आप लोगों को हाई रेट वाईफाई के लिए है, और साथ ही साथ इसमें दिखा रहा है 111 एमपीबीएस डेटा ट्रांसफरिंग रेट है। इसके अंदर आपको 5.5 टू 1 कई मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ आप भेज सकते हैं। तो इसी के साथ एक और है 802.11g, और इसमें आपका 200 प्लस एमपीबीएस तक का डेटा ट्रांसफर हो सकता है, और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड लेता है। जो मेन डिफरेंस है बच्चों, वो ये वाला चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का 802.11b है, इसका फ्रीक्वेंसी बैंड ये है, ये यहां तक जाता है, और इसमें दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स यूज कर सकते हैं आप, 2.4 भी यूज कर सकते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज तक का भी बैंड यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो नए वाईफाई आ रहे हैं वो आपको सब 802.11a और g मिलेंगे, जी वाले ही मिलेंगे। अगर आप ब्रॉडबैंड भी, अगर मान लीजिए आप लोग राउटर भी खरीद रहे हैं या घर के लिए आप राउटर खरीद रहे हैं, तो आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूं, राउटर विथ 5 गीगाहर्ट्ज बैंड। आप लोग राउटर खरीदिए, तो राउटर खरीदते समय आप लोग इसका ध्यान रखिए कि राउटर आप कौन सा ले रहे हैं। देखिए ये रहा, कई सारे राउटर्स आपको, जो महंगे राउटर्स हैं उसमें आपको ये पूरा लिखा हुआ इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे ये राउटर है, तो अगर मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाऊं, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक जगह पे कहीं ना कहीं दिया होगा डुअल बैंड। डुअल बैंड का मतलब ये वही है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर भी काम करेगा और 5 गीगाहर्ट्ज भी, क्योंकि अगर 5 गीगाहर्ट्ज इन्होंने दे दिया और पुराने वाले अगर आपके यहाँ फोन है तो वो लग ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें बैंड्स कौन सा यूज करते हैं। इसमें मैं जल्दी में शायद ना पढ़ पाऊं, तो आप लोग अगर चेक करेंगे तो आपको उसमें प्रॉपरली मिल जाएगा कि कौन कौन से बैंड्स का यूज करके हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आज की डेट में अगर आप लोग राउटर्स खरीद रहे हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए कि 5 गीगाहर्ट्ज वाले राउटर्स यूज करिए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको नेट स्पीड भी अच्छी मिलेगी अगर आप लोगों ने बढ़िया यूज किया है, या यूं कहिए कि आप लोगों के पास वाईफाई या ब्रॉडबैंड अच्छा है, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट हो जाता है। तो 5 गीगाहर्ट्ज वाले में आप लोगों को 2.4 भी सपोर्ट मिलता है और ये वाला भी मिलता है। और अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज वाले यूज करते हैं और अगर आपके पास नया वाला फोन है और उससे अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो आपके फोन में 5G लिखकर आने लगेगा, अगर आपका फोन 5G सपोर्टेबल है तो। तो बच्चों ये आप लोगों के सारे स्टैंडर्ड्स थे जो आप लोगों को जानना जरूरी थे। राजीव का क्वेश्चन आ गया है IEEE से जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स। बताइए राजीव, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल ये था, जो आपने वो 10 बेस एफ बताया, तो वो उसमें जो पहला जो अंक है वो 10 MBPS मतलब स्पीड है। हाँ, तो जो फाइबर में है तो 50, 60, 70 का स्पीड होता है, तो उसमें उसको वहाँ पर 10 क्यों दिया गया है? इसमें 10 ये स्टैंडर्ड्स में है 10 का लिखा उस गया है। हिसाब, हाँ, ये मैं आपको बताना मतलब चाहता हूँ जो कि इसमें जो यहाँ जो पर 10 है, ये 10 जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स में दिखा देता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें 10 के बाद स्पीड आगे एक्सटेंड नहीं करेगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 की जगह 100 बेस TX भी यूज करने लगा, लेकिन ये आपकी 100 का मतलब ये नहीं है कि इसमें मैक्सिमम 100 तक जाएगा। ये आपका जो नॉर्म्स दिखा रहा है ये सपोर्टेबल है, आप इसमें 100 की जगह 150 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मेरे यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स लगी हुई है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो होता क्या है, अब आप इसे इस तरह समझिए कि हम लोग प्लान रिचार्ज तो कराते हैं। सर, जो ऊपर जो जो उसमें जो सबसे पहला वाला था, 3 वाला, 2 वाला, तो उसमें मतलब उससे ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा स्पीड होगा, हाँ, आप ये इन्होंने मिनिमम नॉर्म्स 10 दे होगा। दिया है कि ये टेम के लिए, देखिए इसमें दिया गया ना प्रिफर्ड की जाती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने फाइबर ऑप्टिक्स, मैंने फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगाई है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन ले लिया एयरटेल ब्रॉडबैंड, लेकिन मेरे यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ है वो पुराना वाला लगा हुआ है, और या समझिए लैंड पोर्ट लगा हुआ है वो इस IEEE को फॉलो करता है। तो इसमें मैक्स सपोर्ट जो दिया है वो 10 बेस का दिया हुआ है, तो मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ 100 MPBS की, लेकिन मेरे को राउटर उतनी बढ़िया स्पीड दे ही नहीं पाएगा। ठीक है,
यहां पर जो यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, तो आपको 10 बेस एफ लिखा है। 10 बेस एफ का मतलब है इसमें जो केबल यूज की है वो 10 बेस एफ लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे 10 का मतलब ये नहीं कि आप मैक्सिमम 10 ही यूज करें। इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स यूज किया, और फाइबर ऑप्टिक्स में आज की डेट में जो इंडिया में फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रही है वो 1000 MPBS तक का आप लोग यूज कर सकते हैं। इतनी आराम से यहाँ पे सपोर्ट करती है। ठीक है सर, मतलब ये जो 10 दिया है उसका स्पीड से ज्यादा मतलब नहीं है, वो हाँ, मिनिमम स्पीड उसको से ज्यादा समझा जाए। मतलब नहीं है। जब से फाइबर ऑप्टिक्स आ गई हैं तब से इसका कोई लेना देना नहीं। वो नॉर्म्स बनाए गए हैं 10 बेस करके यूज करने के लिए। ठीक है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपके लिए हेल्प कर देता हूं। देखिए, मैं इसकी थ्योरी निकाल देता हूं तो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये है क्या। और बच्चों के कोई क्वेश्चंस हैं? सुमित कुमार बताइए। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इस देखिए, यही जो आप 10 बेस की पूछ रहे हैं ना, हिंदी पीडीएफ में मिलेगी सर? बता रहे हिंदी हैं। पीडीएफ। देखिए, 10 बेस एफ इज ए पूरा जो स्टैंडर्ड है, इसमें 10 बेस एफ इज ए अदर 10 MPBS। इसका मतलब वही है स्पीड का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 के आगे जाके रुक जाएगी। तो इसमें दिया है ये Ethernet टेक्नोलॉजी बिकॉज इट यूज द फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करती हैं बजाय कॉपर केबल के। तो 10 बेस एफ का जो है 102 स्पेसिफिकेशंस जो है ये आप लोगों की इस तरीके से शो किया गया। तो लिखा इन्होंने ऐसे ही है, लेकिन ये फाइबर ऑप्टिक्स होने के कारण इसकी स्पीड और बेहतर है। और इसमें एक और अच्छी चीज इन्होंने कर दी है कि आप इसकी केबलिंग 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसमें भी और भी हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं चाहिए। एफ में भी FB, FL, FP भी आ गया। ओके, तो ये देखिए यहाँ 10 जो मैं बोल रहा था, ये 10 MPBS दिखा रहा है। ये बेस का मतलब डिजिटल फॉर्मेट में, F का मतलब फाइबर्स पर है ये। तो इसमें जो सवाल आए थे बच्चों, आप लोग अगर देखें तो इसके सवाल आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। अभय गंगवार का भी क्वेश्चन है, बताइए अभय। सर इसमें जो ये 10 बेस T है 802.3i, उसका सर कितने डिस्टेंस तक होगा, जैसा आपने ऐप का बताया था 2 किलोमीटर? एक सेकंड, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले ले लूं तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस आते किस तरीके के हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड्स के जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूं। एंड एक सेकंड, CD-ROM, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। जुड़ा हुआ आया था, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 802.11a स्टैंडर्ड्स। यही सवाल मैंने आज आप लोगों को एक और क्लियर कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। ये तो आपको पता ही चल गया, 802 जो होता है वो आपका वायरलेस के लिए है, और मैंने इसमें भी आप लोगों को दिखा दिया। तो ये आपके डुअल बैंड्स पे काम करता है। तो इसका जो दिया गया फ्रीक्वेंसी रेंज 5 गीगाहर्ट्ज तक की है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चंस पूछ रहा था? और सवाल देखते हैं किसके क्या है। रजनीश के सवाल क्या है बच्चों? सर मेरा क्लियर नहीं हुआ सर, वो 802.3i का डिस्टेंस कितना? अच्छा, डिस्टेंस का लाइए ऐसे ही बता देता हूं। IEEE 802 पॉइंट कौन सा वाला है? 3 वाला है। 3i सर जी। ओके, एट 802 ये रहा, 2.3i सर।